हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। जैसा कि आप लोग को पता है कि इकोनॉमिक सर्वे कल पब्लिश हो चुकी थी, जिसकी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ये 2021 की हम लोग ने यहाँ पे आप लोग ने देख चुकी होगी कि इसको पब्लिश कर दिया गया है। तो आइए कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं। बाकी इसके ऊपर जो भी समरी निकाला जाता है, ये दोनों बुकलेट आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वर्ड टू वर्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बुकलेट में पूरी तरीके से यही बताया जाता है कि लास्ट ईयर हमारी सरकार के द्वारा कितने काम हुए, कितना कितना काम अलॉट हुआ था और कितना काम किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली यही नोटिस है आप लोग के लिए कि ऐसा मत सोचिएगा कि दोनों बुक को उठाकर आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है, बिल्कुल भी नहीं। एक समरी इसकी निकलेगी कुछ दिन के बाद, जो विजन आईएएस की तरफ से भी पब्लिश की जाती है और बहुत सारे इंस्टीट्यूट की तरफ से सब समरी पब्लिश की जाती है। और उस समरी में सारे पॉइंट्स को अलग से छाटा जाता है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि स्पेशली आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ना, उसको अलग से बताया जाता है। तो हम लोग इस मेन बुकलेट को नहीं यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो पूरी तरीके से जो समरी पब्लिश किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको हर एक दिन विजन आईएएस की मैगजीन देखने को मिलती है, उसकी जो भी लेसन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स का, तो उसी तरीके से इसकी भी जब समरी आएगी तो मैं यहाँ पे ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, अभी थोड़ा हाईलाइट्स देख लेते हैं। एक बार रूबरू हो जाइए कि इस बार इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या बातें की जा रही है, किस तरीके का हमारे यहाँ ग्रोथ होने वाला है, क्या एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है और क्या हो चुका है। ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे इस तरीके का यहाँ पे इसकी कवर पेज है। इस बार यहाँ पे दिखाया जा रहा है सब कुछ कोरोना वायरस के ऊपर डिपेंड है। अब कोरोना वायरस से आप लोग देखो कि किस किस तरीके का यहाँ पे रिस्क है और क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। तो रिस्क में यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि हमारे इकॉनमी रिस्क में, हमारे ह्यूमन हेल्थ रिस्क में, और साथ ही साथ जो ज़िंदगी है वो रिस्क में है। तो इतने सारे खतरे में है, लेकिन इसके अलावा एक अपॉर्चुनिटी भी बताया जा रहा है कि हम लोग काफ़ी रिफॉर्म्स लेकर आ सकते हैं, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बूस्टअप कर सकते हैं। और जो भारत, हमारे इंडिया की जो आत्मनिर्भर भारत है, सेल्फ रिलायंट, इसको भी हम लोग लेकर आ सकते हैं। और हमारे यहाँ जो वैक्सीन डेवलप किया गया है, ये भी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि आप लोग देख रहे थे कि हमारे यहाँ अब वी शेप की जो है रिकवरी हो रही है, इसको वी शेप रिकवरी कह रहे हैं। वी शेप रिकवरी ज़रूर समझिए, क्योंकि पूरी तरीके से आपको फर्स्ट पार्ट जो है ना, वी शेप में ही ज़्यादा आपको इंक्लाइन देखने को मिलेगा। तो आगे मैं समझाने वाली हूँ कि ये वी शेप, ये आपका जो रिकवरी है, इसे कहते क्या है। फिलहाल पहले समझिए कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, पहले ये आप लोग को समझने की ज़रूरत है। इकोनॉमिक सर्वे एक, आप समझ सकते हो कि इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड होता है। जैसे आप लोग भी स्कूल में थे तो रिपोर्ट कार्ड आपका दिया जाता था एग्जाम का हर एक साल, उसी तरीके से हर एक साल इकोनॉमिक सर्वे लाया जाता है, जिसमें कि इकोनॉमी का क्या हालचाल है ना, उसके बारे में इस रिपोर्ट कार्ड में रखा जाता है। यहाँ पे आपका डिटेल स्टैटिस्टिकल डेटा होता है, जिसमें इकोनॉमी के सारे आस्पेक्ट को कवर किया जाता है। ठीक है, और ये हम लोग लास्ट 1 ईयर का देखते हैं। इकोनॉमिक सर्वे कहने का मतलब है कि जो साल चला गया, जैसे कि 2020 चला गया ना, तो 2020 में हम लोग ने क्या देखा, किस तरीके से हमारी इंडिया की जो इकॉनमी थी वो रही, और इकॉनमी के जो हर एक आस्पेक्ट है वो किस तरीके से काम किए, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में आपका सारा डेटा दिया गया है। तो उसको हम लोग एक बार अच्छे से देखेंगे। लेकिन एक बार और समझिए कि ये इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर कौन करता है। इकोनॉमिक सर्वे को जो प्रिपेयर करते हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो इस चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र होते हैं, उनके द्वारा ये प्रिपेयर किया जाता है। और साथ ही साथ आप देखो कि बजट के एक दिन पहले आपको इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत होते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन अभी 2 दिन पहले ये दे दिया गया है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 1 फेब को आपका बजट प्रस्तुत होने वाला है, जो कि बजट में बताया जाएगा कि नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है। ठीक है, इतनी बातें आपके पास क्लियर हो गई। लेकिन कब ऐसा समय होता है जब इकोनॉमिक सर्वे नहीं प्रस्तुत किया जाता है। ये मैंडेटरी नहीं है कि सरकार हर साल इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत करे। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार ये बताती है। अब बजट के पहले इकोनॉमिक सर्वे बताना ज़रूरी होता है कि लास्ट ईयर क्या क्या सरकार के द्वारा किया गया, और क्या कहाँ कहाँ पे सरकार चूक गई, या फिर कहाँ कहाँ पे सरकार के द्वारा अच्छा काम किया गया। तो उस बेसिस पे समझ पाते हैं बजट को सही तरीके से। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी एक आपको जगह देखने को मिलेगा जहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे को प्रस्तुत नहीं किया जाता है। ये एक तरीके का एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन क्या है, तो यूपीएससी में हमेशा एक्सेप्शन ही पकड़ा जाता है, तो आप हमेशा इस तरीके की चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक्सेप्शन है कि जब इलेक्शन का टाइम होता है तो उस समय आप देखते हो कि इंटरिम बजट निकल कर आता है। इंटरिम बजट कहने का मतलब है कि बस इलेक्शन तक जितना टाइम है, यानी कि 2 महीने 3 महीने का, तो उस हिसाब से छोटा मोटा बता दिया जाता है। आप लोग देखे थे कि जब 2016
नहीं, 2019 में जब इलेक्शन हो रही थी तो उस समय आपको देखने को मिला होगा कि सरकार के द्वारा इंटरिम बजट लाया गया था। जितना महीना बचा था बस उस महीने की जो है एलोकेशन, फंड एलोकेशन जो है वो किया गया था। तो उस समय जो है ना इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत करने का नहीं रहता है। इकोनॉमिक सर्वे जब नई सरकार बनती है, लोकसभा का जब इलेक्शन हो जाता है उसके बाद जो नई सरकार बनती है उनका काम है इकोनॉमिक सर्वे को लाना। तो इसलिए उस समय इकोनॉमिक सर्वे आपका लेट आया था। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही रेस्ट्रिक्शन क्या है, तो रेस्ट्रिक्शन है कि इकोनॉमिक सर्वे ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से बाइंडिंग है, यानी कि ये भी नहीं है कि सरकार को हर एक साल लाना है और अगर लाया गया है तो उसमें जो भी रिकमेंडेशन दिया गया है वो सरकार उसको फॉलो करे, इस ये भी बाइंडिंग नहीं है। तो कहीं से भी इकोनॉमिक सर्वे बाइंडिंग नहीं है, बस ये सरकार का मन करता है कि हाँ बता देते हैं, चलिए जनता को अवेयर कर देते हैं। और साथ ही साथ जो सांसद है, अपने अपोजिशन है, सबको बताना ज़रूरी होता है कि हाँ क्या किए हैं इस बार इस साल सरकार ने, तो वो बस अपनी तरफ से वो बताते हैं। कोई भी तरीके का बाउंडेशन नहीं है, कोई भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, ये आप समझ गए। अब यहाँ पे आप लोग समझो कि इकोनॉमिक सर्वे वर्सेस बजट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, इसको आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले डिफरेंस तो आप ये समझिए कि इकोनॉमिक सर्वे का हमारे संविधान में कहीं भी इसका चर्चा नहीं है। कोई भी एक स्पेसिफिक आर्टिकल्स आपको नहीं देखने को मिलेगा या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इसको नहीं रखा गया है। ये सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सबसे पहला जो इकोनॉमिक सर्वे लाया गया था वो 1950 में लाया गया था। पहले क्या था ना कि 1950 से 1964 तक इकोनॉमिक सर्वे और बजट को एक ही दिन लाया जाता था। पहले इकोनॉमिक सर्वे बता दिया जाता था, उसके बाद बजट को प्रस्तुत किया जाता था 1950 से 1964। उसके बाद इसको डीलिंक कर दिया गया। इट मीन्स कि 1965 से जब से प्रस्तुत किया जा रहा था तो एक दिन पहले रखा जाता था कि चलो ठीक है इकोनॉमिक सर्वे को प्रस्तुत करते, एक दिन के बाद बजट को डिस्कस किया जाता था। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। तो इकोनॉमिक सर्वे का हमारे संविधान में कहीं पे भी चर्चा नहीं है, कोई आर्टिकल इसके लिए मेंशन नहीं है, लेकिन बजट के लिए हमारे संविधान में इसका चर्चा है। आर्टिकल आपको 112 देखने को मिलेगा जिसमें कि आपको बजट के बारे में पूरी तरीके से कि कैसे बजट प्रस्तुत होगा और किस तरीके से बजट का जो प्रोसीडिंग है उसके बारे में रखा गया है। लेकिन 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 ये आप अगर सर्च करने जाओगे, अगर आप न्यू कमर से और सर्च करने जाओगे तो फिर आपको नहीं मिलेगा। आर्टिकल 112 के अंदर आपको बजट वर्ड नहीं देखने को मिलेगा, इसके जगह आपका लिखा जाता है एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ओके। तो एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे लिखा जाता है। तो ये आप बेसिक डिफरेंस समझ गए। सेकंड डिफरेंस ये है कि इकोनॉमिक सर्वे को एक दिन पहले आपका प्रस्तुत किया जाता है और बजट को जो है उसके एक दिन बाद आपका लाया जाता है। थर्ड है यहाँ पे कि इकोनॉमिक सर्वे में जो चीज़ें हो चुकी है पास्ट के बारे में डिस्कस करते हैं और बजट में फ्यूचर के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि आगे आने वाले सालों के बारे में डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में इकोनॉमी के सारे पैरामीटर्स, सारे जो पैरामीटर्स है उसके बारे में देखते हैं कि कैसा रहा इकोनॉमी का हालचाल, और बजट में मेनली एस्टिमेट किया जाता है कि सरकार के पास इनकम कैसे आएंगे और सरकार जो है खर्चे कहाँ कहाँ करेगी। ठीक है, ये 3-4 बेसिक डिफरेंस है, याद रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आपके लिए एक अलग से ये भी एक आपका स्लाइड है, इसकी भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक बार जितनी भी स्लाइड है उसके आप लोग स्क्रीनशॉट ज़रूर लेके रखो जिससे कि बाद में आप इस चीज़ को रिवाइज कर सको। ठीक है, यूनियन बजट कब से आ रहा है आप देख सकते हो कि 26 नवंबर 1947 से आ रहा है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे बाद में स्टार्ट हुआ 1950 से आया। अब एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगा कि यूनियन बजट में पहले क्या था कि यूनियन बजट में ही आपको रेल बजट देखने को मिलता था, लेकिन कुछ समय के बाद से रेल बजट को अलग कर दिया गया था। ठीक है, डीलिंग कर दिया गया। लेकिन फिर कुछ समय के बाद से आप देखोगे कि रेल बजट को और जो हमारा यूनियन बजट है उसको मर्ज कर दिया गया। तो काफ़ी सालों से ये चलता आ रहा था कि रेल बजट को और जो यूनियन बजट है उसको अलग अलग प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन 2016 में नरेंद्र मोदी जी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा ये हटा दिया गया प्रोविज़न, और उनके द्वारा कहा गया कि 2017-18 से जो बजट प्रस्तुत किया जाएगा ये यूनियन बजट के अंदर ही रेल बजट होगा। ठीक है, तो एक चीज़ ये आपको याद रखनी है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है उस पर बातें करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंडियन इकॉनमी की एक स्नैपशॉट है। सबसे पहले हम लोग जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट मीन्स कि एक फिनेंशियल ईयर, हमारा इकॉनमी का फिनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? ये आपको देखने को मिलेगा कि 1 अप्रैल से ये चलता है 31 मार्च तक। ठीक है, ये हमारा फिनेंशियल ईयर है। तो इस बीच में एक साल में
टोटल प्रोडक्शन कितने हुए हैं गुड्स और सर्विसेज की, इसके टोटल हम लोग इसको कहते हैं जीडीपी, ठीक है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसके तर्ज पे हम लोग देखते हैं कि इंडिया का ग्रोथ कितना हो रहा है। तो एक आपको देखने को मिलेगा कि अभी मैं आपको बता रही थी कि वी शेप रिकवरी हो रहा है हमारा, तो ये हो गया वी शेप रिकवरी। 2017-18 में आपको देखने को मिलेगा कि हमारी जीडीपी ग्रोथ 7.0 थी, 2018 में 19 में 6.1 हुआ, 2019-20 में ये 4.2 हुई और 2020-21 में -7.7 हुआ। और अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 21-22 में हमारी कितनी होगी, तो ये हो गई 11%, ठीक है। ये वी शेप आपका रिकवरी है। अब एक चीज़ गौर फरमाइएगा कि 2017 से आप ये सोच सकते हो कि हमारी जीडीपी डायरेक्ट नीचे की तरफ क्यों बढ़ते जा रही है, यानी कि डाउन क्यों हो रही है। तो 2016 में आपको याद होगा कि हमारे यहाँ डीमोनेटाइजेशन किया गया था, जिसमें कि 500 और 1000 की जो करेंसी थी उसको लीगल टेंडर उसकी ख़त्म कर दी गई थी। लीगल टेंडर ख़त्म करने का मतलब है कि जो आज के डेट में आप लोग 500 और 2000 की जो नोट लेकर घूमते हो, इसको लीगल टेंडर दिया गया है, यानी कि कानूनी तौर पर आप इसको एक पैसे के रूप में, रुपये के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हो। जिस दिन आरबीआई इसकी लीगल टेंडर ख़त्म कर देगी, कहने का मतलब है कि ये बस जस्ट अ पीस ऑफ पेपर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, आप इससे कुछ भी परचेज कुछ नहीं कर सकते, इसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जिससे हमारे इकॉनमी में काफ़ी ज़्यादा हिट हुई थी। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि नेक्स्ट ईयर ही जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसके कारण अगेन हमारी इकॉनमी में हिट हुई थी। तो ये दो ऐसी बहुत बड़ी रीज़न है जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि हमारी जो इकॉनमी ग्रोथ है वो डाउन होते जा रही थी। और अभी तो यहाँ पे 2021 में आपको कोरोना देखने को मिला, जिसके कारण हमारी जो इकॉनमी है और हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो नेगेटिव में चला गया, ठीक है। तो इसी को कहा जा रहा है कि वी शेप रिकवरी हम लोग कर रहे हैं। अब धीरे धीरे हमें अचानक से अपनी इकॉनमी में इतना ज़्यादा ध्यान देना है, जिसमें कि हम लोग एक अच्छा तरीके से एक डायरेक्ट शूट अप कर सकते हैं, 11% से जीडीपी ग्रोथ हमारी हो सकती है, ठीक है। तो आइए एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं, मीन्स एक एक पॉइंट को समझने का कोशिश कीजिए। जब हम लोग यहाँ पे समरी देखेंगे ना, तो उससे पहले आपको इस लेसन को ज़रूर देख लेना है, जिससे कि आपकी जो सारी पॉइंट्स है ना, मीन्स जो टॉपिक है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होगी तो इकॉनमी समझने में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, नहीं तो फिर आप लोग सर पटकते रहिए, नहीं समझ में आएगा। करेंट अकाउंट बैलेंस। करेंट अकाउंट बैलेंस क्या होता है? करेंट अकाउंट बैलेंस होता है किसी भी कंट्री का, जिससे कोई भी कंट्री में रहने वाले लोग, उनके पास एनफ मनी होता है कि वो कंट्रीज़ में कुछ भी चीज़ों को खरीद सकते हैं। इट मीन्स कि कंट्री में ये देखा जाता है कि उनकी अर्निंग ज़्यादा है जितना वो खर्च कर रहे हैं उससे, तो इसको करेंट बैलेंस अकाउंट बैलेंस कहते हैं। अब आप लोग सुने होंगे, इसी को हम लोग जो है ना करेंट अकाउंट डेफिसिट में हम लोग की कन्वर्ट हो जाती है। ये है तो कैब, लेकिन हम लोग इसको कैड बोलते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना, हमारी सरकार क्या करती है, जितना उनको अर्निंग नहीं होता है ना, उससे ज़्यादा वो खर्च कर देती है। तो यानी कि हम लोग घाटे में चले जाते हैं, डेफिसिट में चले जाते हैं, ठीक है। हमें कैट से कन्वर्ट होना है कैब में। इट मीन्स कि हमें ऐसी कंट्री बननी है जिससे कि जिसमें हमारी सरकार के पास अर्निंग ज़्यादा हो और खर्चे वो कम करे, फाइन। तो यहाँ पे अगर हम लोग कैब की बात करें, करेंट अकाउंट बैलेंस की बात करें, यहाँ पे जीडीपी के परसेंटेज से, तो 1920 में क्योंकि हमारा जीडीपी ग्रोथ -7.7 था, उसी हिसाब से हमारी जो कैब है, जिसमें आप लोग देख रहे थे कि सरकार के पास उतना रेवेन्यू नहीं बन पा रहा था, अर्निंग ज़्यादा नहीं हो पा रही थी, लेकिन सरकार खर्चे भी नहीं उतना कर पा रहे थे, ठीक है। तो अर्निंग नहीं बन रहा था तो सरकार उतनी खर्चे भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हाँ, फिर भी आप लोग देख रहे थे कि फिस्कल स्टिमुलस प्लान लाया गया था, जिसमें कि 20,000 करोड़ जो है वो खर्च किया जा रहा था सरकार के द्वारा। तो उसी में आप लोग देखोगे कि -0.9 जो है ये हमारा गया है, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जैसे कि हमारी जीडीपी ग्रोथ होगी, उसी तरीके से ये करेंट अकाउंट जो बैलेंस है ये भी ग्रोथ होगा और 3.1 तक ये जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारी जो है यहाँ पे जो नेगेटिव में चल रही है कैब, अब हम लोग पॉजिटिव में आएंगे, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसको फॉरेक्स भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि एक कंट्री में दूसरे कंट्री की करेंसी कितनी है, ठीक है। इट मीन्स कि हमारे यहाँ हमारी करेंसी तो रुपीज़ है, लेकिन हम लोग डॉलर कितना रख रहे हैं, यूरो कितना रख रहे हैं, रुपया कितना रख रहे हैं, टका कितना रख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंट कंट्री की करेंसी।
तो आप लोग ये देखो कि ये अभी हमारे पास कितना है, तो ये तो बढ़ा है हमारे यहाँ, यानी कि आप लोग देखते हो कि अभी क्या हो रहा था कि हम लोग मेनली तेल खरीदते हैं, जो क्रूड ऑयल खरीदते हैं ना, उसके कारण हम लोग जो है उसको डॉलर में डील करते हैं। तो डॉलर में डील करने के कारण क्या होता है कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, यानी कि हमारे पास जितना डॉलर है ना, वो तेल खरीदने के चक्कर में सब चला जाता है। लेकिन अभी क्योंकि पैंडेमिक का टाइम था, हम लोग तेल भी नहीं खरीद रहे थे, और हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के फॉर्म में जो डॉलर था ना, वो बहुत ज़्यादा रिजर्व हो गया था। इसलिए हमारे यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो बढ़ गया है। तो पहले से ये बढ़ चुका है, 18-19 में आप देख सकते हो कि 411.9 है, अभी 475.6 है, और ये और भी बढ़ेगा। बोला जा रहा है कि आप लोग देखो कि नेक्स्ट ईयर तक ये कितना बढ़ेगा, तो 586.1 बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग। तो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग में भी आप देखो तो यहाँ पे नेगेटिव में जा रहा है ये। ठीक है, नेगेटिव नहीं, सॉरी, ये अभी हमारा कुछ हद तक ये बढ़ा है, लेकिन फिर भी इसमें आपका जो है जीवीए के टर्म में बताया जा रहा है। दो टर्म होता है, एक होता है जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, और एक होता है जीडीपी। जीडीपी होता है कि जो हम लोग पूरे कंट्री में जितनी टोटल प्रोडक्शंस होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको हम लोग देखते हैं, और जीवीए में हम लोग किसी पर्टिकुलर सेक्टर की प्रोडक्शन देखते हैं। इट मीन्स कि आप लोग देखो कि एग्रीकल्चर में कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो इसका हम लोग जीडीपी नहीं देखेंगे, इसका हम लोग जीवीए देखेंगे। फॉरेस्ट्री में भी हम लोग जीवीए देखेंगे, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड। उसके बाद हम लोग फिशिंग में भी जीवीए देखेंगे। किसी भी सेक्टर का अगर आपको प्रोडक्शन देखना है एक फिनेंशियल ईयर में, तो उसको हम लोग जीवीए बोलते हैं। जब इन तीनों को मिला देंगे तो हम लोग उसको जीडीपी में काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि अभी हमारा 4.0 है, ये थोड़ा घट जाएगा, 3.4 हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देखो इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारा क्योंकि अभी थोड़ा सा, तो अब हम लोग अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ में देखें, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में हम लोग जो है इसको जीवीए के टर्म में भी देखते हैं। ठीक है, ग्रोथ रेट ऑफ जीवीए। तो जीवीए के टर्म में देखेंगे तो क्योंकि पैंडेमिक के टाइम में आप लोग देखे थे कि सारी इंडस्ट्रीज़ जो है बंद हो गई थी, लेबर जो है माइग्रेट हो गए थे। अभी भी जो आप लोग देख रहे हो कि इंडस्ट्रीज़ ओपन तो हो गई है, काम चल रहा है, लेकिन उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म है वो फॉलो किया जा रहा है। तो इसलिए आप लोग देख रहे हो कि 100% कुछ भी ओपन नहीं हुआ है, उसमें 50% 70% के जो है वो प्रेजेंट के साथ वो आपका काम चल रहा है। तो ये भी एक तरीके का आपका चेकआउट किया जा रहा है कि जिसमें कि यहाँ पे पूरी तरीके से रिवाइव होने में थोड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। सेम चीज़ आप सर्विस सेक्टर में भी देख सकते हो, हमारा सर्विस सेक्टर भी थोड़ा सा यहाँ पे अफेक्ट हुआ है, और भी अफेक्ट हो सकता है नेक्स्ट ईयर, ऐसा भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बट देखते हैं कि कब ये रिवाइव होता है, क्योंकि पैंडेमिक के कारण सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा है वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जो कि जितना भी था उसमें इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन उसके अलावा आप सर्विस सेक्टर में देखते हो, सर्विस सेक्टर के अंदर जितनी भी तरीके की सेक्टर आती है, लॉजिस्टिक सेक्टर आती है, या फिर रियल इस्टेट, जो भी आपका काम होता है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म के कारण जो है बहुत सारी बिजनेसेस जो है घाटे में चली गई। इसी के कारण आप देखोगे कि हमारा सर्विस सेक्टर्स भी यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है, और आगे आने वाले दिनों में भी ये नेगेटिव में जाएगा, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी कहीं ना कहीं नेगेटिव में जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि किस सेक्टर्स में हमारी जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव होने वाली है, किस सेक्टर्स में हमारी ग्रोथ नेगेटिव होने वाली है। अब आते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल होता है कि आपके पास कितना पैसे हैं। फिस्कल डेफिसिट की बात करें, यानी कि सरकार हमेशा डेफिसिट में जाती है, जितना रेवेन्यू नहीं आता है उतना वो एक्सपेंडिचर कर देती है, यानी कि हमारे सरकार के पास जितना अर्निंग नहीं होता है उससे ज़्यादा वो खर्च करते हैं। इसलिए आप देखोगे कि बराबर ये फिस्कल डेफिसिट होता है, और बोला जाता है कि फिस्कल डेफिसिट कम करना है, क्योंकि आप लोग को पता है कि कोविड-19 के टाइम में क्या हुआ कि रेवेन्यू नहीं बन पाया, क्योंकि जीएसटी कलेक्शन भी बहुत कम हुआ। ऊपर से आप लोग देख रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें बंद हो गई, तो सरकार के पास पैसे नहीं आ पा रहे थे, तो रेवेन्यू कम हुआ, लेकिन खर्चे सरकार कम कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं कर रही थी। आप लोग देखो कि जनधन योजना के तहत जो है 500 रुपये दिए जा रहे थे, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी दिया जा रहा था। साथ ही साथ आप लोग देखो कि स्टिमुलस पैकेज लाया गया था। तो जो खर्चे हैं ना वो किया जा रहा था, इसके कारण हमारा फिस्कल डिफिसिट और बढ़ गया है। टारगेट तो था इसको कम करने का, लेकिन 3.4 ये आपको 18-19 में देखने को मिलेगा, लेकिन अब ये बढ़ के 4.6 हो गया है। अब ये कोशिश किया जा रहा है, फिस्कल डेफिसिट को कम करने का कोशिश किया जाता है। इट मीन्स कि जो हमारा एक्सपेंडिचर माइनस जो रेवेन्यू है इसको कम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कोशिश किया जाएगा कि 3.5 यहाँ पे हो सके। इन्फ्लेशन की बात करते हैं। इन्फ्लेशन कहने का क्या मतलब होता है? इन्फ्लेशन कहने का होता है महंगाई। जैसे कि आप लोग देख रहे थे कि अभी प्याज की दाम कितनी बढ़ गई थी, इट मीन्स कि यहाँ पे मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया, पैसे का फ्लो ज़्यादा हो गया। तो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन जो है दो तरीके से देखा जाता है, एक होता है CPI, एक होता है WPI। CPI होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, WPI होता है यहाँ पे होलसेल प्राइस इंडेक्स।
पहले क्या था कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स में देखा जाता था, लेकिन अब आज के डेट में आप देखोगे कि सीपीआई में मेज़र किया जाता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या था कि आप लोग देखते हो कि दो तरीके के दुकान भी आपको देखने को मिलते हैं। कुछ आपको थोक में चाहिए, बहुत बड़े हिसाब से चाहिए, तो आप होलसेल दुकान चले जाते हो, वहाँ पे आप जो है ना पैकेट पैकेट पूरा कार्टन कार्टन आप लोग ले आते हो। लेकिन अगर आपको एक पीस चाहिए, एक अगर बिस्किट आपको चाहिए पार्ले जी की, तो आप सीपीआई में काउंट हो गए। लेकिन आप पूरे कार्टून उठा लो भी इस पार्ले जी की, जिसमें कि आपका 20 पीसेस हो, 20 पीसेस नहीं 20 पैकेट हो आपका पार्ले जी का, तो वो आता है होलसेल प्राइस इंडेक्स में। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो है ना वो पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं इन्फ्लेशन समझ में आता था। इसलिए इन्फ्लेशन को एक्यूरेट समझने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि एक कंज्यूमर कितना कंज्यूम करने के लिए खर्चा कर रहा है अपने ऊपर, उस हिसाब से अगर हम लोग इन्फ्लेशन देखें तो उसको बेटर तरीके से मेज़र किया जाता है। ठीक है। और साथ ही साथ सीपीआई में जो हेडलाइन आपका कोर इन्फ्लेशन है वो भी काउंट होता है। इट मीन्स कि आप समझो कि इन्फ्लेशन के अंदर भी कोर इन्फ्लेशन, इट मीन्स कि माइन्यूट अगर खर्चे भी बढ़ रहे हैं, माइन्यूट अगर महंगाई भी बढ़ रही है ना, छोटी सी महंगाई, तो उसको भी यहाँ पे मापा जाता है, मेज़र किया जाता है। ठीक है। और साथ ही साथ दूसरी एक ड्रॉबैक है यहाँ पे कि जो सीपीआई है और डब्ल्यूपीआई है, डब्ल्यूपीआई में आप सिर्फ देखोगे कि यहाँ पे सीपीआई में जो है ना वो आपका यहाँ पे सर्विस सेक्टर को भी काउंट किया जाता है, लेकिन डब्ल्यूपीआई में सर्विस सेक्टर को काउंट नहीं किया जाता था, इसको एक्सक्लूड करके रखा जाता था। तो इसीलिए अब सीपीआई को यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे आप देखोगे कि इसको फोकस किया जा रहा है। सीपीआई में भी आपका कैटेगरी है, 4 तरीके का कैटेगरी देखने को मिलता है, लेकिन हम लोग ओवरऑल यहाँ पे कंबाइंड सीपीआई इसीलिए देखते हैं। तो कंबाइंड सीपीआई जो है आप ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हमारा बढ़ेगा, 6.6 होगा, और डब्ल्यूपीआई ये नेगेटिव में जाएगा। तो कोई नहीं, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। और हाँ, और इन्फ्लेशन अभी इसका टारगेट कितना रखा गया, तो इन्फ्लेशन का टारगेट जो है आरबीआई के द्वारा ये कहा गया कि 4% में वो मेंटेन करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप देखो तो टॉलरेंस लेवल कितना है, तो अपर लेवल में ये 6 जाएगा और लोअर लेवल में ये 2% जाएगा। इट मीन्स कि 4 में आप देखो तो +-2 कहा जाता है। अगर 4 में आप +2 कर दो तो 6 हो जाएगा, -2 कर दो तो 2% हो जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे आरबीआई कोशिश करती है कि 4% तक जो है इन्फ्लेशन मेंटेन हो। और टॉलरेंस लेवल भी आपको पता होना चाहिए कि अपर टॉलरेंस लेवल 6% होता है, लोअर जो टॉलरेंस लेवल है वो 2% होता है। ठीक है। तो ये तो हो गई बेसिक बातें जो आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा आप लोग ओवरव्यू ले लीजिए, कंटेंट देख लीजिए कि इसमें आप लोग को पढ़ना क्या क्या है। चैप्टर में सबसे पहले ये कहा जा रहा है हैशटैग सेविंग लाइफ्स लाइवलीहुड। ठीक है। ये आपका क्राइसिस को देखते हुए कहा जा रहा है, जो कोविड-19 की क्राइसिस है। इसी में हम लोग वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में भी पढ़ेंगे कि स्ट्रिंजेंट जो लॉकडाउन लगाया गया उसमें कितना ज़्यादा नुकसान हुआ। ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग आगे बढ़ो तो ये पूछा जा रहा है कि डज ग्रोथ लीड टू डेट सस्टेनेबिलिटी, यानी कि अब हम लोग जो है ग्रोथ जो आ रहा है वो डेट सस्टेनेबिलिटी के साथ आ रहा है। तो काफ़ी अच्छी ये यहाँ पे आपकी जो है पूरी बात रखी गई है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। साथ ही ये बोला जाएगा कि डज इंडिया सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग रिफ्लेक्ट्स इट्स फंडामेंटल्स या नो। तो इनइक्वालिटी और ग्रोथ के बारे में भी देखेंगे कि हमारे यहाँ कैसा ग्रोथ हो रहा है, इक्वालिटी के साथ हो रहा है कि इनइक्वालिटी के साथ हो रहा है। हेल्थ केयर टैक्स सेंटर स्टेज फाइनली, तो ये भी देखेंगे कि स्टेज सेंटर के द्वारा क्या क्या यहाँ पे लाया गया है हेल्थ केयर के सेक्टर में। प्रोसेस रिफॉर्म है, इसके बारे में भी देखेंगे। रेगुलेटरी फॉरबियरेंस एंड इमरजेंसी मेडिसिन है, तो ये वैक्सीन के बारे में बात किया जा रहा है। इनोवेशन की बात करेंगे। ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे यहाँ कितना हुआ। और जय हो यानी कि आयुष्मान भारत की जन आरोग्य योजना और हेल्थ आउटकम्स के बारे में बात करेंगे। फिर आता है द बेयर नेसेसिटीज़, यानी कि यहाँ पे छोटी छोटी बातें हैं जो कि ज़रूरी है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी जो वॉल्यूम 1 है उसमें आपको टोटल कितनी चैप्टर्स थी, 10 चैप्टर्स नहीं 9 चैप्टर्स लेकर चलिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं फिर से कहूँगी कि वर्ड बाय वर्ड आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं समरी यहाँ पे आपको ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगी। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, जो कि रिसोर्स पॉइंट यूपीएससी के नाम से है। आप लोग वहाँ पे सर्च करके हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोग ले लीजिएगा। अब ये है वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 की भी थोड़ी सी आप लोग कंटेंट देख लो कि इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले है यहाँ पे स्टेट ऑफ द इकॉनमी 2020 और 2021, यानी कि क्या इकॉनमी का स्टेट है पैंडेमिक का, वो हम लोग पूरी तरीके से देखेंगे। फिजिकल डेवलपमेंट कितना हुआ, यानी कि सरकार के पास रेवेन्यू टैक्स के फॉर्म में कितना आ पा रहा है। एक्सटर्नल सेक्टर्स के बारे में भी कुछ हम लोग देखेंगे कि इंडिया का एंगेजमेंट जो WTO के साथ था वो क्या था। मॉनेटरी मैनेजमेंट और फिनेंशियल इंटरमीडिएशंस देखेंगे।
प्राइस और इन्फ्लेशन को देखेंगे कि किस तरीके से हमारे यहाँ प्राइस है और किस तरीके से इन्फ्लेशन को मेज़र किया जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो क्लाइमेट चेंज है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है और क्लाइमेट चेंज की बात की जा रही है, हमारा जो 17 गोल है वो हम लोग 2030 तक अचीव करेंगे कि नहीं क्लाइमेट चेंज के कारण। एग्रीकल्चर और फूड मैनेजमेंट की भी बात करेंगे, पीएम किसान के भी बारे में बात किया जा रहा है, और फूड मैनेजमेंट की भी हम लोग बात करेंगे, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बात करेंगे। और साथ ही साथ आप लोग देखिए कि इसके आगे क्या है, सर्विसेज है, फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट है। देखिए ये सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, जितने भी यहाँ पे कंटेंट में आपके टॉपिक है, ये सारे आपके यूपीएससी के सिलेबस से टैकल करता है। सारे आपको यूपीएससी के सिलेबस में ये सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ से आप डायरेक्ट जो है ना अपने आंसर राइटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा जो फैक्ट्स और डेटा है वो फेच कर सकते हो। और इकॉनमी सर्वे और बजट से आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको देखने को मिलता ही है, इसलिए इसको स्किप मत कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ज़रूर ध्यान से रीड आउट कीजिएगा। और इसकी पीडीएफ मैं दे रही हूँ, आप लोग को इसको स्टडी करना है तो अपने से भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपका जो है ना वर्थ नहीं होगा, टाइम आपका बहुत ज़्यादा खा जाएगा ये। तो इसलिए बेटर है कि समरी का वेट कीजिए, जब समरी आएगी तो मैं उसके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा, और आप अगर चाहते हो कि हमारे साथ यहाँ पे जुड़ो, जिससे कि आप यहाँ पे समरी देख सको, बजट की भी लेसन आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही हर मंथ की आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स की वीडियो देखने को मिलती है। 4 बजे आपको डेली मिलेगा यहाँ पे वीडियो। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। और अगर लेसन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं कल हम लोग। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।